तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रोटेशनल मैकेनिक्स होती क्या चीज़ है। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी चीज़ों को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन के अंदर क्या था, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। यहाँ पर बॉडी कहीं पर जा नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फैन का मोशन है, तो फैन का मोशन किस तरीके का है, रोटेशनल मोशन है, राइट। यानी कि बॉडी क्या कर रही है, सिर्फ घूम रही है, बट एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रही है। तो उन्हीं चीज़ों की स्टडी हम लोग इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो मेनली इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मली आपका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, टॉर्क से, या फिर रोलिंग से, एंड लास्ट एंगुलर मोमेंटम से। इन्हीं चार टॉपिक से नॉर्मली आपका क्वेश्चन नीट के अंदर मिलेगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ये तीन टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रोटेशनल मोशन किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बेसिकली व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कोई भी बॉडी है हमारे पास, रैंडम शेप की बॉडी है, और ये जो बॉडी है ये इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है, ठीक है। कोई भी रैंडम शेप की आप बॉडी ले सकते हैं, वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, मूव कर रही है। चलिए मैं मान लेता हूं कि बॉडी जो है वो इस तरीके से, बॉडी जो है वो इस तरीके से मूव कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कोई भी पॉइंट इस बॉडी पे आप चूज कर लीजिए। सपोज ये आपका पॉइंट है पी, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अगर ये बॉडी घूम रही है तो ये क्या पॉइंट पी यहीं रह जाएगा, नहीं रहेगा, ये भी साथ साथ घूमेगा। तो थोड़ी देर के बाद मान लीजिए ये पॉइंट पी यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट पी यहाँ पर आ गया, ले लेते हैं नया पॉइंट पी डैश। तो इस पॉइंट पी और पी डैश के बीच में जो एंगल बना, ये एंगल जो आप देख रहे हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसको हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एवरीवन नोज इट। तो यहां पर थीटा का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर होगा। तो अब थीटा का डायरेक्शन हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये बताइए। बॉडी जो है वो किस डायरेक्शन में घूमी है, आप देख सकते हैं किस डायरेक्शन में घूम रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आप यहाँ पर थीटा का डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रोटेट करिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थंब किधर पॉइंट कर रहा है आपका, अंदर की तरफ। इसका मतलब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये किस तरफ है, अंदर की तरफ है। और नॉर्मली अंदर की तरफ की डायरेक्शन को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, माइनस के कैप, बाहर की तरफ को के कैप। तो यहाँ पर अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपको लिखना हो तो डायरेक्शन किधर है इसका, माइनस के कैप। सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब हमसे कोई पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज है, तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी आपकी क्या, दो तरीके की एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और दूसरी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा पहले एवरेज लिख देते हैं। ओमेगा एवरेज क्या होगा भाई, आपने वेलोसिटी पढ़ा था, वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वही सेम चीज यहां पर भी रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तब क्या होगा, इफ ओमेगा इज यूनिफॉर्म। अगर हमारा ओमेगा यूनिफॉर्म है तो ऐसे में हम लोग ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा कैन बी रिटन एज, यूनिफॉर्म है तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यहां कैपिटल टी क्या होगा, टाइम पीरियड। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये 2 पाई बाई कैपिटल टी कब होगा, जब ओमेगा कैसा है आपका, यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो आप इसको 2 पाई बाई कैपिटल टी नहीं लिख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ का ओमेगा निकालूं, अगर मैं अर्थ का ओमेगा निकालूं तो अर्थ का ओमेगा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। कितने टाइम में अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में। सो यू नीड टू राइट इट 24, बट हमें सेकंड में इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू
दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन ये किस केस में वैलिड है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट नहीं कर रही है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ओमेगा इंस्टेंटेनियस। अब यहां पर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप लोगों ने क्या पढ़ी थी, याद है आपको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर भी वही चीज आएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन राइट हियर ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। सिंपली वी कैन राइट दैट ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज डी थीटा अपॉन डी टी। और अगर इसका डायरेक्शन हमें देखना है तो डायरेक्शन क्या होगा, जहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वहीं आपका ओमेगा का भी डायरेक्शन होगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, तो यहां पर ओमेगा का क्या डायरेक्शन हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में थीटा है उसी डायरेक्शन में आपका ओमेगा भी होगा। किस डायरेक्शन में थीटा, माइनस के कैप, यानी ओमेगा भी यहां कहाँ आ जाएगा, माइनस के कैप में ही होगा। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्फा। अल्फा क्या है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा की अगर हम बात करें तो अल्फा इंस्टेंटेनियस, ये क्या होगा, आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन जो इंस्टेंटेनियस होता है दैट इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यहां पर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। सो पुट इट डी ओमेगा अपॉन डी टी। इंटरेस्टिंग चीज है, इसका डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखिए डायरेक्शन यहां पर हम लोग ऐसे देख के डिटरमाइन नहीं करते। यहां पर डायरेक्शन देखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इफ ओमेगा इज गोइंग टू बी इंक्रीज, तो क्या होगा, जो अल्फा है वो किस डायरेक्शन में होगा, ओमेगा की ही डायरेक्शन में होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन भी कैसा होगा, अपोजिट होगा। तभी ऐसा पॉसिबल है कि एंगुलर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर सके। तो इस सिंपल तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं अल्फा का डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हमें अल्फा एवरेज पूछा जाए तो अल्फा एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा अल्फा एवरेज, अल्फा एवरेज हमारे पास हो जाएगा कितना, ओमेगा 2, यस, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा एवरेज की वैल्यू। नाउ जैसा कि हम लोगों ने सिंपल लॉस ऑफ मोशन में भी पढ़ा था, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, वैसे ही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं रोटेशन के अंदर। क्या क्या इक्वेशन आपने पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर वही इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरी इक्वेशन क्या पड़ी थी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पर यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। नाउ द थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन आपकी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वही सेम इक्वेशन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इन इक्वेशंस के ऊपर हमने क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, अभी आगे वो भी आएंगे। तो ये 3 इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं रोटेशन के अंदर। एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए किसी फॉर्मूले के अंदर तो वही फॉर्मूला याद करिए जो लीनियर में हम लोग यूज़ करते थे। बस v की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा, u की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन की जगह पे अल्फा। बस तो ये चीज़ आप याद रखिए, कोई भी फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। जो लीनियर में फॉर्मूला है वही एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला हमारा रोटेशन के अंदर भी वैलिड रहता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस के ऊपर क्वेश्चंस को भी, आप यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ। कर लिया नोट सबने, डन, कर लीजिए। डन एवरीवन। अब हम बात करते हैं रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या होती है, तो देखिए रिजिड बॉडी क्या है बेसिकली, देखिएगा, द बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग डेली लाइफ में रिजिड बॉडी की बात करें तो रिजिड बॉडी क्या हो जाएगी, जैसे स्टोन है, भाई बात नहीं करिए पीछे, जैसे स्टोन है,
स्टोन बेसिकली क्या करता है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ऐसा नहीं है स्टोन की शेप चेंज हो जाएगी, जो उसकी शेप है वो ऑलमोस्ट मेंटेन ही रहेगी। ठीक, तो इस तरीके की बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी, जहां पर बॉडी अपनी शेप को चेंज ना करे फोर्स अप्लाई करने के बाद। आइडियली क्या होता है, आप कितना भी फोर्स अप्लाई करिए बॉडी अपनी शेप को चेंज नहीं करेगी, बट ऐसा होता नहीं है। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। लेकिन आइडियली कोई भी बॉडी आपकी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती, अगर आप फोर्स लगाते रहेंगे तो बॉडी की शेप चेंज हो ही जाएगी। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि हम लोग आइडियली कंसिडर करते हैं कि आप कितना भी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन जो बॉडी है उसकी शेप चेंज नहीं कर रही है। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द बॉडी डज नॉट चेंज। अगर बॉडी की शेप चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। अगर 1 मीटर डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में तो वो हमेशा कितना रहेगा, 1 मीटर ही रहेगा, वॉट एवर फोर्स यू आर अप्लाइंग उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ द थर्ड पॉइंट, रोटेशनल मोशन इज आल्सो कॉल्ड रिजिड बॉडी डायनामिक्स। जो रोटेशनल मोशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोलते हैं, और इसी की हम लोग स्टडी अभी करेंगे। चलिए इस सेकंड वाले पॉइंट को उठाता हूँ और एक चीज़ आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है रैंडम, ध्यान से देखिएगा, कोई भी एक रैंडम स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दो पॉइंट्स आपने चूज़ कर लिए, ये पॉइंट चूज़ कर लिया पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट चूज़ कर लिया पॉइंट बी। इस पॉइंट ए की वेलोसिटी है इस तरफ va और इस पॉइंट B की वेलोसिटी है इस तरफ vb। अब यहाँ पर एक काम करिए, एंगल ले लेते हैं, ये एंगल सपोज θ1, ये एंगल सपोज θ2। अब इस वेलोसिटी vb को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कंपोनेंट लेके दो पार्ट में इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। एक कंपोनेंट ये रहा va साइन θ1 और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा आपका va cos θ1, या थीटा कहाँ गया, vb को भी ऐसे डिवाइड कर लेते हैं यहां पर, और यहां पर नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसा रहना है, सेम रहना है। तो सिर्फ आप इसके ऊपर फोकस करिए, vb cos θb और va cos θ1। अगर vb cos θb ज़्यादा होगा va cos θ1 से तो ab के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये va cos θ1 ज़्यादा है, vb cos θb कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हमें क्या चाहिए कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब यहां से हमें एक रिलेशनशिप मिल गया, और वो रिलेशनशिप क्या है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट के ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं। कर लिया नोट सबने यहां तक, चलिए अब देखिए मोशन के बारे में बात करते हैं कि मोशन कितने टाइप की होती है। जनरली दो तरीके की मोशन होती हैं। कोई आपसे कहे कि यार डिफाइन करिए ट्रांसलेटरी और रोटेशन को अलग अलग, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन की, कि ट्रांसलेटरी मोशन होती क्या है। देखिए ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर क्या है, ईच पार्टिकल ऑन द बॉडी परफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन वाइल द बॉडी एज अ होल परफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन। क्या मतलब हुआ इसका, देखो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर कोई भी बॉडी है, किसी भी शेप की बॉडी आप ले लीजिए, ये ऐसे मूव कर रही है, मूव करके यहां पर आ गई। तो अगर अब इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, सपोज करिए यहां पे आपने पॉइंट ले लिया P,
ये बाद में यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा है आपका? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, ईच पार्टिकल ऑन द बॉडी परफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। ये कैसी मोशन परफॉर्म कर रहा है आपकी? रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और ये बॉडी कैसी मोशन परफॉर्म कर रही है? ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का रोटेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? ट्रांसलेशन है। और इस पूरी ट्रांसलेशन की स्टडी हम लोगों ने कहाँ पर करी थी? लॉज ऑफ मोशन के अंदर। जो आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था वो पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड था? ट्रांसलेटरी मोशन के ऊपर ही बेस्ड था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लोग को ट्रांसलेशन से ज़्यादा मतलब नहीं है, हम लोगों को किससे मतलब है? रोटेशन से। बात करेंगे अब रोटेशनल मोशन की। यहाँ पर देखिए रोटेशनल मोशन कब हम लोग बोलते हैं कि रोटेशनल मोशन हो रही है? ध्यान दीजिए क्या लिखा है वहाँ पर। हर एक पॉइंट जो है वो कैसी मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। लेकिन जो पूरी की पूरी बॉडी है वो कैसी मोशन परफॉर्म कर रही है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट सेम। जितने भी पॉइंट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि सबकी वेलोसिटी सेम होगी या सबकी डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। आइए इस चीज़ को देखते हैं कैसे। फिर भी कोई रैंडम शेप की बॉडी उठा लीजिए, कोई भी बॉडी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा एक्सिस है, इसके अबाउट पूरी की पूरी बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। कैसे रोटेट कर रही है? चलो ऐसे रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब आप कोई भी पॉइंट इसके ऊपर बना लीजिए, पॉइंट पी। अगर ये पूरी की पूरी बॉडी घूम रही है तो ये पॉइंट कैसा मूव कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहा होगा। ये घूम रहा होगा कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन के अंदर, राइट। और यही चीज़ हमने लिखी हुई है कि हर एक पॉइंट जो है वो कैसी मोशन परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और बॉडी जो है पूरी की पूरी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो कैसी मोशन परफॉर्म कर रही है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर देखिए ओमेगा जो है वो हर एक पॉइंट के लिए कैसा रहेगा आपका? सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। कौन सी वाली के बारे में बात कर रहा है? लीनियर वेलोसिटी के। यहाँ पर एंगुलर के बारे में बात नहीं हो रही है, लीनियर के बारे में हो रही है। तो अगर इस पी पॉइंट का डिस्टेंस आर है तो क्या मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू, कितने लिख दूँ? आर ओमेगा। ओमेगा सबके लिए सेम है, लेकिन अगर मैं कहीं और पॉइंट चूज करता हूं तो क्या उसके लिए आर भी सेम होगा? नहीं होगा। आर हर एक पॉइंट के लिए कैसा हो जाएगा? अलग अलग होगा। तो इसीलिए हर एक पॉइंट के लिए वेलोसिटी भी कैसी हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर अगर हम कोई ऐसा पॉइंट चूज कर लें जो आर ही डिस्टेंस पे हो, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई आप ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जो आर डिस्टेंस पे ही है तो उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? यही होगी आर ओमेगा। लेकिन अगर कोई हम पॉइंट और चूज कर लें जो और किसी डिस्टेंस पे है तो डेफिनेटली उसका वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक पॉइंट अगर अलग अलग जगह पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा? अलग अलग होगा। तो रोटेशनल मोशन के अंदर हम ये तो बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी सेम है, बट हम ये कभी नहीं बोल सकते कि बॉडी की जो है वो लीनियर वेलोसिटी भी हर एक पॉइंट पे सेम है। लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है। नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन में कोई डिफरेंस है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अगर ये पूरी की पूरी बॉडी घूम रही है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये सर्कल के अंदर घूम रही है, क्योंकि अगर ये बॉडी घूमेगी तो आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा ना कि सर्कल ही बनेगा, और ये रैंडम शेप की बॉडी है। लेकिन अगर एक पॉइंट के ऊपर फोकस करोगे तो वो पॉइंट क्या करेगा? आपका सर्कल के अंदर ही मूव करेगा। ये आर परपेंडिकुलर ही है ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही दिखाया है। देखो पॉइंट भी ऐसे घूम रहा है तो अगर आप आर लेंगे तो वो परपेंडिकुलर ही आएगा ऑटोमेटिकली। डन एवरीवन? चलिए कर लिया नोट सबने? चलिए
अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। एक क्वेश्चन हर साल यहाँ से आता ही आता है। बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या लिखा है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको याद हो, लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी आपने पढ़ा था एक इनर्शिया, याद है? इनर्शिया क्या चीज़ होती है? बेसिकली इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट। मतलब इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा, बॉडी अपनी स्टेट में चेंज का उतना ही ज़्यादा अपोज करेगी। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करते रहना चाहेगी, अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्ट करेगी अपनी मोशन के अपोज का। तो इसीलिए एक एग्जांपल आपने देखा होगा, जनरेटर जो होता है ना, जनरेटर के साथ एक बड़ा सा पहिया लगा के रखते हैं हम लोग, है ना? देखा होगा किसी ने, लोहे का बड़ा सा पहिया लगा देते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि यार इसका क्या ज़रूरत है, ये तो अननेसेसरी इतना भारी घुमाने के लिए है। बट एक्चुअली में क्या होता है कि अगर एक बार जनरेटर घूमना स्टार्ट कर देता है तो फिर वो आसानी से रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पहिए को क्या मिल चुका है? अब इनर्शिया मिल चुका है, वो घूम चुका है बहुत तेज़ी से। तो अब वो अपनी स्टेट में चेंज का क्या करेगा? अपोज करेगा। तो आपका फ्यूल कंजम्पशन कम होगा और जनरेटर प्रॉपरली कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा? घूमता रहेगा। तो वो इसीलिए वहाँ पर लगाया जाता है, और यही पर्पज़ है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ चूज़ करते हैं। जैसे साइकिल के लिए हम लोग व्हील शेप का पहिया ही चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं चूज़ करते कि यार अंदर से पूरा भरा हुआ है या स्फेरिकल टाइप का। उसके पीछे रीज़न है क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है? ज़्यादा है। तो अगर ये व्हीकल एक बार मोशन में आ गया तो वो जल्दी से नहीं रुकेगा। इसीलिए ऐसा होता है कि अगर आप साइकिल चला रहे हो, अचानक से पेडल मारना भी बंद कर दें तो काफ़ी दूर तक साइकिल आपकी क्या होती है? चलती रहती है। क्यों? क्योंकि व्हील्स को क्या मिल चुका है? एक इनर्शिया मिल चुका है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है, तो वो अब इतनी जल्दी से नहीं रुकने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के लिए स्ट्रक्चर चूज़ करते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी बात पर डिपेंड करता है। बताता हूँ, एक सेकेंड। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आपका मास ऑफ द बॉडी पे। सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा मास ऑफ द बॉडी पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। फॉर एग्जांपल के लिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। दोनों का मास सेम है बट स्टिल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? डिफरेंट है। व्हील के अंदर पूरा का पूरा मास किनारे पे है, लेकिन डिस्क के अंदर मास बीच में भी होता है। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा किसके ऊपर करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? इसके ऊपर भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। बीच में से आप एक्सिस ले रहे हैं, किनारे से एक्सिस ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका मास पे, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से मतलब क्या होता है? पॉइंट मासेस। तो उनके लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, सपोज करिए ये हमारे पास कोई भी एक्सेस है, दिस इज अवर एक्सेस। यहां पर डिफरेंट डिफरेंट मासेस ले लेते हैं। ये एक मास रखा है आपके पास m1, यहां पर दूसरा मास रख दिया आपने m2, ऐसे ही आपने और मास रख दिया mn। इसका डिस्टेंस जो है कितना है दोस्तों? सपोज r1, इसका डिस्टेंस r2 और इसका डिस्टेंस मैंने ले लिया। तो अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? m1 वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m2 वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mn वाले मास का इनर्शिया। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम का? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इस पूरी बॉडी का लिखना चाहें, दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, वो क्या चीज़ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर सकते हैं? सिंपली ऐड कर सकते हैं। किस कंडीशन में? अगर एक्सेस आपका कैसा हो? सेम हो।
मैं एक्सिस चेंज कर दूं हर एक मास के लिए, तब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड नहीं कर सकते। आप सिर्फ तब ऐड कर सकते हैं जब एक्सिस कैसा हो, सेम हो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी है कि अगर मैं कोई स्ट्रक्चर को हटा देता हूं, जैसे M2 को अगर मैं हटा दूं, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एक्सिस क्या रहे, आपका सेम रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सिस, एक्सिस आपका सेम रहना चाहिए, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, नोट कर लिया यहां तक। चलिए न्यूमेरिकल देखिएगा इसके ऊपर, 1 मिनट आप कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। यहां पर क्या दिया है, लाइट रॉड। लाइट रॉड मतलब आपको मास रॉड का कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी। सी, ओके। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आपको दी है लाइट रॉड, यानी रॉड बहुत ही हल्की है, छोड़ दीजिए, उसका मास आपको कंसिडर नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 मासेस कंसिडर करने हैं, एक M1 और दूसरा M2। चलिए बना देते हैं यहां पे। ये आपने यहां पे एक रॉड ले ली, इसके इधर मास है सपोज M1 और दूसरी तरफ मास है कितना, M2। तो हमारे पास मासेस हो गए M1 और M2। अब सेंटर ऑफ मास ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही दिया है कि एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। चलिए यहां से पास कर गया, ठीक। ये मान लिया आपने क्या है, सेंटर ऑफ मास। ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं इसको। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, मैं करके दिखाता हूं। x हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, M1 क्रॉस 0 प्लस M2 क्रॉस L डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास आ गया M2L अपॉन, हमने x की वैल्यू निकाल ली। बस अब कुछ नहीं करना है, सिंपली जो फॉर्मूला मैंने बताया था वही हमें अब अप्लाई करना है। इस एक्सिस के अबाउट M1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए, M2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे देखिएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 एक्स स्क्वायर प्लस M2 L माइनस एक्स स्क्वायर। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। M1 x की वैल्यू हो जाएगी M2L अपॉन L माइनस एक्स कितना होगा, ये हो जाएगा सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। दोबारा बोलो, x की वैल्यू कैसे लिखी, फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो तो, XCM इज इक्वल टू हाउ मच, M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही होता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। आपने मान लिया इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, L,0। कोऑर्डिनेट सिस्टम सेंटर ऑफ मास पे मतलब, हाँ क्यों लेना है हमें सेंटर ऑफ मास पे, मतलब मैं समझा नहीं। आपको सेंटर ऑफ मास की तो वैल्यू निकालनी है ना, तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लोगे, आपको सेंटर ऑफ मास की ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
और देखिए इसका एक एडवांटेज आपको ये मिलता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। जैसे आपने एक को अगर ओरिजिन पे मान लिया, चाहे आप उसको मान लेते तो भी कोई फर्क ना पड़ता, आपने इसको ले लिया ओरिजिन पे तो आपकी कैलकुलेशन कम हो गई, ऑटोमेटिकली 1.0 हो गया। कर लिया आपने नोट? कर लीजिए आराम से। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आप अपने आप से करके देखिए। डन कर लिया सबने? चलिए ये क्वेश्चन आप अपने आप से करके देखिएगा। सिर्फ 4 पार्टिकल्स दिए गए हैं, स्क्वायर सिर्फ बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई स्क्वायर भी वहां पर है ना। इसमें आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास आपको ऑलरेडी पता है। स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? एग्जैक्टली उसके मिडिल में। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, देखते हैं। तो ये आपने स्क्वायर बनाने का क्या फ़ायदा हमें हुआ कि हमें सेंटर ऑफ मास इसका पता चल गया कहाँ पर है। कहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास? एग्जैक्टली मिडिल में होगा। स्क्वायर का जो डिस्टेंस दिया है आपको साइड, वो दिया है a बाई ए। तो ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से लेके मास m तक का, ये कितना होगा? a बाई रूट टू। और हर एक मास का डिस्टेंस इतना ही है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हर एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेम ही होगा। सो व्हाट वी कैन राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू हाउ मच? m, क्या डिस्टेंस है? a बाई रूट टू स्क्वायर प्लस m इंटू ए बाई रूट टू स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐड कर सकते हैं, तो यानी हमारे पास कितना हो गया? 4 इंटू एम, बस जरूरत ही नहीं है, आंसर आपके पास आ गया। तो इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज इक्वल टू 2ma स्क्वायर। तो देखिए ये जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ये सिर्फ और सिर्फ किस केस के लिए वैलिड है? पॉइंट मासेस के लिए, जहां पर पॉइंट मासेस हैं। अब जरूरी नहीं है कि पॉइंट मास ही हो, कुछ स्ट्रक्चर भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो अब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे कि अगर पॉइंट मास के अबाउट कोई और स्ट्रक्चर है, पॉइंट मास नहीं है, कोई और स्ट्रक्चर हमें दे रखा है, तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली पॉइंट मास का क्वेश्चन भी आता है और इस वाले कंटिन्यूअस बॉडीज का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको मिलता है। चलिए देखते हैं। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बॉडीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म से मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो, कहीं पर मास ज़्यादा कहीं पर मास हल्का। पूरी बॉडी जो है वो कैसी रहेगी? आपकी यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि नॉर्मली इसी से क्वेश्चन आएगा आपका यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का ही। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रॉड के लिए। रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बहुत सारे लोगों को पता भी होगा।
देखिए बिल्कुल ठीक, ml² / 12। रॉड ले लेते हैं और एक्सेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक्सेस ये आपको ध्यान रखना है कि किस एक्सेस के अबाउट ml² / 12 होता है। ये एक ऐसा एक्सेस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और रॉड के कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू रॉड। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रॉड का वो हो जाएगा ml² / 12। और जो लेंथ है रॉड की वो कितनी है आपकी, l है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एक ऐसे एक्सेस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर है, दैट इज इक्वल टू ml² / 12। एक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेस ही बदल के आपसे पूछेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, राइट। सेकेंड चीज, रिंग। अब हम ले लेते हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखिए रिंग बना लेते हैं और इस रिंग में जो एक्सिस है वो कहाँ पे है, एकदम सेंटर पे है। ये जो एक्सिस मैंने दिखाया है ये सेंटर से पास कर रहा है, यहाँ हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और रिंग के कैसा है, परपेंडिकुलर है। इसीलिए मैंने क्रॉस से बनाया, आप डॉट से भी बना सकते हैं। रेडियस ले लेते हैं यहाँ पे r। क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे होगा दैट इज mr²। तो रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है अपने एक्सिस के अबाउट दैट इज mr²। थर्ड, या यहीं पे ले लेते हैं, थर्ड हम लोग लेते हैं डिस्क का। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अगर ये डिस्क है और यही उसका एक्सिस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के केस में क्या हो जाएगा, mr² / 2। इस कैपिटल M और स्मॉल m में कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है। डिस्क के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं दैट इज mr² / 2। तो यहां से एक चीज पता चल रही है आपको कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से कैसा है, जस्ट डबल है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कोई शेल है हमारे पास। शेल का मतलब क्या होता है, हॉलो स्फेयर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, शेल मतलब हॉलो स्फेयर। हाँ, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है जहाँ पर सिर्फ स्फेयर लिखा है तो वहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको हॉलो स्फेयर लेना है या सॉलिड स्फेयर लेना है। तो अगर कहीं भी सिर्फ स्फेयर लिखा है इसका मतलब है वो सॉलिड स्फेयर है, ना कि हॉलो। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में समटाइम्स वो सॉलिड या हॉलो नहीं लिखता, सिंपल स्फेयर लिख देगा। तो स्फेयर का मतलब आपको कौन सा कंसिडर करना है, सॉलिड स्फेयर कंसिडर करना है। हॉलो इज अ स्पेशल केस ऑफ स्फेयर। तो हॉलो का मतलब हो गया कौन सा स्फेयर, आपका शेल, जैसे हमारी नॉर्मली बॉल होती है प्लास्टिक वाली। तो इस शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस क्या है, एक्सिस कहां से पास हो रहा है, ये और कुछ नहीं है, ये है डायमीटर। कोई भी डायमीटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हॉलो स्फेयर या शेल का दैट इज इक्वल टू 2/3 mr²। तो हॉलो का होता है कितना, 2/3 mr²। यही अगर मैं सॉलिड कर दूं, अगर हम यहीं पर सॉलिड स्फेयर कर दें तो सॉलिड स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2/5 mr²। तो इतने स्ट्रक्चर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। अभी एक या दो स्ट्रक्चर का हम लोग और आगे भी देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्सेस याद रखना। अगर एक्सेस आपको याद नहीं रहा तो फिर क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। तो एक्सेस आपको हमेशा याद रखना है, कौन से एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछने वाला है कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, क्योंकि वो तो सिंपल फॉर्मूला है। क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ उससे अलग करके ही पूछेगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर किस तरीके का आ सकता है। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको दोनों तरीके की थ्योरम यूज़ करनी पड़ सकती हैं, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बिना इन थ्योरम्स के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं करिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा। तो ये थ्योरम क्या कहती है हमें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट तो इसका लिखा ही हुआ है खैर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी क्या होती है, इधर देखना बस। अब ये मान लीजिए कोई भी एक रैंडम स्ट्रक्चर हम लोगों ने ले लिया।
यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. लेट वी नीड टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है. एक एक्सिस ऐसा चूज करिए जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो और इस एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो. इसीलिए इसको बोला जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. एक ऐसा एक्सिस चूज करिए जो पैरेलल हो और इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो. सपोज करिए ये है बॉडी का सेंटर ऑफ मास. तो मैं एक ऐसा एक्सिस चूज कर लेता हूं जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और बॉडी के कैसा है, पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है. ये मैंने चूज कर लिया. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है कितना है, ICM. तो इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना है, ICM. भाई जनरल जितने भी हम लोगों ने केसेस देखे वहां पर एक्सिस कहां से पास हो रहा होता, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था. तो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. नाउ ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस है d और ये जो मास है बॉडी का ये कितना है, m. अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है. सो हाउ वी विल फाइंड आउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो होगा दैट इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर. तो जो गिवन एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कितना, ICM प्लस MD स्क्वायर. तो अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यू कैन ईजिली राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डिजायर्ड एक्सिस. बहुत ईजिली आप लोग लिख सकते हैं. और यही है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा लास्ट में, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल स्ट्रक्चर्स. दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल स्ट्रक्चर, चाहे 1D स्ट्रक्चर हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, सारे स्ट्रक्चर्स के लिए ये थ्योरम वैलिड है. कर लिया नोट सबने. नेक्स्ट हमारे पास होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अब देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सबसे पहले और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा हुआ है किसके लिए वैलिड है, प्लेनर बॉडीज के लिए. अब प्लेनर बॉडीज का मतलब क्या होता है, प्लेनर बॉडीज मतलब 2 डायमेंशनल बॉडीज जो एक प्लेन में लाई करती हो, ऐसी बॉडीज. 2 डायमेंशनल बॉडीज कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी, रिंग है, डिस्क है, स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है. तो ये सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं आपके, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं. सो दिस थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर 2D स्ट्रक्चर. प्लेनर बोलते हैं या फिर लेमिनार स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ये सब एक ही वर्ड है. लेमिनार स्ट्रक्चर, प्लेनर या 2 डायमेंशन सब एक ही वर्ड है. तो ये थ्योरम सिर्फ इसी के लिए वैलिड है, किसी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए ये थ्योरम वैलिड नहीं होगी. फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस थ्योरम को अगर अप्लाई करना चाहूँ स्फेयर के लिए तो नहीं कर सकता क्योंकि स्फेयर आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. शेल के लिए करना चाहूँ वहाँ भी नहीं कर सकता, वो भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. सिर्फ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए ही ये थ्योरम वैलिड होगी. कैसे इसको अप्लाई करेंगे 2D स्ट्रक्चर्स के लिए, देखिएगा. सपोज करिए फिर से हमारे पास कोई भी एक रैंडम शेप बॉडी है. यहाँ पर 2 एक्सिस में चूज कर लेता हूँ. ये जरूरी नहीं है कि एक्स हो वाई हो, सिर्फ जरूरी क्या है आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए. तो मैं आपके सामने चूज कर लेता हूँ, मैं दिखाता भी नहीं एक्स और वाई, ऐसे करके. ये मैंने 2 एक्सिस ले लिए, एक मान लिया एक्स है, एक मान लिया वाई है. ऑफकोर्स आप देख रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई मैंने लिया है. कंडीशन क्या है, दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए. एक्स वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स. वाई वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई. तो एक थर्ड एक्सिस के अबाउट जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो. थर्ड एक्सिस के अबाउट जो दोनों के परपेंडिकुलर हो और इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, मतलब एक एक्सिस जो इस तरीके का हो. सपोज इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड. सो व्हाट वी कैन राइट, करेक्ट. यही हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है कि हम लिख सकते हैं यहां पर आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. तो ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ वैलिड है लेमिनार स्ट्रक्चर्स के लिए या प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए. 2 ऐसे एक्सिस के अबाउट जो आपस में परपेंडिकुलर हैं. अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई.
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स और वाई है वो आपस में कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इस थ्योरम को नहीं लिख पाएंगे। नोट करिए यहाँ तक, फिर क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। डन एवरीवन? चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, कीजिएगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर मास m रेडियस r अबाउट अ टेंजेंट ऑफ द स्फीयर। सिर्फ एक ही पार्ट करिएगा, पहले वाला पार्ट कर लीजिए, काफी है। ठीक है, सॉलिड वाला सिर्फ आपको करना है, 7mr²/5। ओके, अभी चेक करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत सिंपल सा है, आपको निकालना है सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट। देखिए अब सबसे पहला जो तरीका है, आप इसका डायग्राम बना लीजिए। ये चलिए आपके पास कोई स्फीयर है, टेंजेंट, ये रही आपकी टेंजेंट। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो मैंने क्या बताया, एक ऐसा एक्सिस चूज करिए जो इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो। तो आपको एक ऐसा एक्सिस चाहिएगा जो इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो। तो आपने ले लिया एक एक्सिस यहाँ पे ऐसे, आप देख सकते हैं ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इस वाले गिवन एक्सिस के कैसा है? पैरेलल है। ये जो डिस्टेंस है, सपोज आ रही है, रेडियस ही होगी स्फीयर का। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं आई अबाउट द टेंजेंट, वो किसके इक्वल होगा? ICM प्लस MD²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ICM डायमीटर के अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² प्लस mr²। कितना लिखोगे? ये हमारे पास आ गया 7/5 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर टेंजेंट के अबाउट जो होगा दैट इज 7/5 mr²। सिमिलरली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो हॉलो का भी, तो वो कैलकुलेट करने का मैं रिक्वायरमेंट नहीं है, एक काफी है आपके लिए। चलिए बात करते हैं इनकम्प्लीट बॉडीज की। देखिए अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें रिंग का पता चल गया, डिस्क का पता चल गया, स्फीयर का पता चल गया। मान लीजिए ये इनकम्प्लीट है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया और मैं पूछूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रिंग का मैंने सिर्फ ये पार्ट ले लिया, ऐसे इतना सा पार्ट ले लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं पूछ रहा हूँ बताइए। इसका मास m है और ये जो रेडियस है ये कितनी है? r है। ये एक्सिस है, मैं बोल रहा हूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको कैसे सोच सकते हैं आप? इसको एक काम करिए, ऐसे सोचिए कि अगर हम इसको रोटेट करा देते हैं तो रोटेट कराने के बाद आपको क्या स्ट्रक्चर मिल जाएगा? रिंग शेप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आपने इसको रोटेट कराया, रोटेट कराने के बाद आपको क्या स्ट्रक्चर मिल गया? रिंग का स्ट्रक्चर मिल गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस पार्ट का होगा वो सेम होगा किसके? रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको घुमा के देखा, आपको पता चल गया कि हमें क्या मिल रहा है? रिंग मिल रहा है। यानी इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या होगा? इक्वल होगा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्ट का उस रिंग के इक्वल होगा जिसका मास m है, रेडियस r है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? बस बेटा ये पार्ट नहीं है ना, सिर्फ यही वाला पार्ट है। अगर ये वाला पार्ट सिर्फ घूमेगा तो क्या बनेगा? रिंग ही तो बनेगा। डिस्क कब बनेगी? जब मैंने ये वाला पार्ट भी दिया हुआ होता। अगर मैं ये वाला पार्ट ऐसे देता, अब इसको घुमाने पे क्या बन जाता? डिस्क बनती। सिर्फ मैंने ये वाला ही पार्ट दिया है आपको, तो इसको घुमाने से क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ रिंग ही बनेगा। राइट, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो अभी कराया तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये आप देख सकते हो क्या है? रिंग का एक पार्ट मैंने दिया हुआ है, साफ साफ आपको लिखा हुआ है कि रिंग का एक पार्ट है। अगर हम इसको भी घुमाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रिंग मिल जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकता हूं मैं? करके देखो, चलो करो पहले। हाँ हाँ, लेना पड़ेगा।
करना वही काम है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखो कुछ नहीं करना यार, इसका लेंथ दे रखा है एल, तो आपको बस क्या चाहिएगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। रेडियस निकालिए और आंसर लिख दीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल वही है, सिर्फ इतना सा चेंज किया है कि आर की बजाय आपको लेंथ दे दिया इस बार। चेक कर लेते हैं अभी। देखिए यहां पर आपको रेडियस निकालना होगा, राइट। तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, एंगल दिया है आपको, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। ये आपको बताया होगा कि एंगल आप कभी भी डिग्री में नहीं रखेंगे, यू नीड टू पुट इट इन रेडियन। आर्क कितना दिया है, रेडियस, आर आ गया आपके पास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप समझ ही चुके हैं, घुमाने पे क्या मिल जाएगा आपको, रिंग। सही बताया था जिसने आंसर बताया था। नाइन ml² अपॉन पाई स्क्वायर, दैट विल बी द राइट आंसर। तो ये तरीका है इनकम्प्लीट बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। देख लीजिए ध्यान से, कोई भी आपको डाउट हो यहां पर पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। कुछ और टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। एक का बेसिकली हम लोगों को और देखना है, एंड दैट इज रेक्टेंगुलर प्लेट। कभी आ सकता है कि अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लेट दी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। इसकी जो साइड है ए, और ये वाली जो साइड है दैट इज बी। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के। इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसके अबाउट, नहीं कुछ नहीं करना है अभी, तो सिर्फ मैं फॉर्मूला ही बता रहा हूं। I इज इक्वल टू m/12 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे होगा वो कितना होगा, I इज इक्वल टू m/12 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर कोई हमसे स्क्वायर का पूछता है तो स्क्वायर के लिए क्या करना है, a इक्वल टू बी रख दीजिए, यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर स्क्वायर। तो इसलिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेक्टेंगुलर प्लेट का ध्यान रखिए, काफी है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर ही बेस है।
देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपने एक स्क्वायर फ्रेम बना लिया, सारी रॉड्स हैं, चारों रॉड्स दी गई है। तो ये जो है इसको हम प्लेट ट्रीट नहीं कर सकते, ये क्या है, चार रॉड अलग अलग हैं। तो हर एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे आप गिवन एक्सिस के अबाउट, और चारों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक रॉड का निकाल लेता हूँ। ये है एक्सिस, डिजायर्ड एक्सिस। क्या बताया था मैंने, एक ऐसा एक्सिस चूज करिए जो पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो। तो ये ले लिया आपने सेंटर ऑफ मास रॉड का। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है क्या होता है, ml²/12। ये जो डिस्टेंस है कितना है, l/2। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं 4 टाइम्स क्योंकि 4 रॉड है, ml²/12 प्लस md²। m d की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। कौन सा आ रहा है, कर लिया नोट सबने। कंबाइंड बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर अलग अलग बॉडी दी है, जैसे एक रॉड दी है तो हमने ईजिली निकालना सीख लिया। अब मान लीजिए रॉड के आगे मैं एक डिस्क अटैच कर दूं, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिएगा, मान लीजिए कोई भी शेप है हमारे पास, एक शेप मैंने ले ली ये, और एक दूसरी शेप ले ली यहाँ पे, अभी फ़िलहाल रैंडम ले ली। एक्सिस ये है हमारा, तो इस वाली बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, इस बॉडी का गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2। तो अगर I कंबाइंड आपको निकालना है तो कंबाइंड क्या हो जाएगा, क्या मतलब हुआ अब सुनिएगा। चलिए 2 या 3 बॉडीज़ को हमने आपस में अटैच कर दिया और हमें पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है गिवन एक्सिस के अबाउट। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे गिवन एक्सिस के अबाउट और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे गिवन एक्सिस के अबाउट, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा। इसी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, देखेगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमने क्या किया, 3 अलग अलग स्फेरिकल शेल को क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 अलग अलग हमने शेल्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालेंगे, हर एक शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना होगा और तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक शेल का, फिर दूसरी का और फिर तीसरी का। ये मान लेते हैं शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2, ये शेल नंबर 3। तो अगर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I, दैट इज इक्वल टू किसके होगा, यही होगा कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। क्या मुझे बता सकते हो ये जो XX डैश है ये क्या है, एक टेंजेंट है। तो जो हमने अभी अभी करा था थोड़ी देर पहले, वही सेम काम आपको यहाँ पर दोबारा से करना होगा। तो 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से, शेल का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/3 प्लस, क्या यही होगा I1 आपका। इधर देखिए, यह है आपका शेल, ये टेंजेंट है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे इसका, ICM प्लस md²। ICM कितना है, mr²/3, 2 छोड़ दिया मैंने, अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड को।
यही होगा 2mr²/3 प्लस mr²। 2 का लिखेंगे। अब 2 बताइए कहाँ से जा रहा है, जो 2 वाली शेल है एक्स एक्स डैश उसके कहाँ से पास हो रहा है, डायमीटर से पास हो रहा है, तो डायरेक्टली हो जाएगा अगर एक्सेस जो है वो डायमीटर ही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 2/3 mr²। कोई भी शेल थ्योरम वगैरह कुछ भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड का लिखेंगे, क्या थर्ड का और 1 वाले का सेम होगा? ऐड कर लीजिए, दिस विल बी द आंसर। देख लीजिए, कोई चीज़ किसी को पूछनी है यहाँ तक पूछ लीजिए। पूछना है किसी को कुछ भी? चलिए, एनुलर डिस्क। अब एक नया आता है हमारे पास स्ट्रक्चर, एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क क्या होती है पता है आपको? एनुलर डिस्क एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये एक डिस्क है मान लीजिए। अब इस डिस्क के अंदर से एक डिस्क मैंने काट के निकाल दी, इस डिस्क को मैंने काट के अलग कर दिया, तो ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारा? यही है एनुलर डिस्क। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए इसका रेडियस है r1 और इस बाहर वाले का रेडियस है r2। इस एनुलर डिस्क का मास है m। ध्यान रखना मैंने क्या बोला यहाँ पर, एनुलर डिस्क का मास m है, इस पूरी डिस्क का नहीं, जो बचा हुआ पोर्शन है सिर्फ उसका मास m है। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूँ तो वो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका, दैट इज m/2 r1² प्लस r2²। हमें लगता क्या है, होना क्या चाहिए फॉर्मूला, m/2 r2² माइनस r1², बट एक्चुअली में ये फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला क्या आता है, m/2 r1² प्लस r2²। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन इसके ऊपर मिल सकता है आपको। आपको निकालना नहीं है, वो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर ही, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। जो कैपिटल M है बस आपको ये याद रखना है वो किसका है, कैपिटल M है आपका एनुलर डिस्क का मास, ना कि पूरी डिस्क का मास, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग रेडियस ऑफ वायरेशन की। देखिए रेडियस ऑफ वायरेशन क्या चीज होती है बेसिकली, जैसे किसी भी बॉडी की हमें रेडियस ऑफ वायरेशन निकालनी है, तो रेडियस ऑफ वायरेशन हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि एक्सिस से कितना दूर हम सारा का सारा मास रख दें कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या रहे, आपका सेम रहे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए रिंग है हमारे पास, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr² है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास mr²। तो ये एक्सिस है, अगर मैं इस एक्सिस से m मास r डिस्टेंस पर रख दूं, अगर मैं एक्सिस से m मास r डिस्टेंस पर रख दूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज आया नहीं आया, तो रेडियस ऑफ वायरेशन कितना हो गया इसका, r इज द रेडियस ऑफ वायरेशन। यानी कि आपने सारा का सारा मास कितनी डिस्टेंस पे रख दो एक्सिस से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहे, आपका सेम रहे। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज डिस्क है, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, अगर मैं एक्सिस से सारा का सारा मास, जितना भी मास है m, ये r/√2 डिस्टेंस पे रख दूं तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा मेरे पास, r/√2², सेम आ गया। यानी कि r/√2 को हम क्या कहेंगे,
इट इज़ रेडियस ऑफ वायरेशन। तो यहाँ पर ये जो r/√2 है ये हो गई हमारी रेडियस ऑफ वायरेशन। तो रेडियस ऑफ वायरेशन हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि एक्सिस से कितना दूर हम लोग सारा का सारा मास एज्यूम कर लें कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका क्या रहे, सेम रहे। तो अब इसको निकालेंगे कैसे मैथमेटिकली, वो देखते हैं। मैथमेटिकली निकालने का इसका बहुत आसान तरीका है। k इज इक्वल टू √I/m, यानी कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका वो डिवाइडेड बाय टोटल मास का अंडर रूट, ये हमारे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ वायरेशन होगा। रेडियस ऑफ वायरेशन को नॉर्मली हम लोग डिनोट करते हैं k से, तो k इज इक्वल टू I/m। किसी भी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ वायरेशन। फॉर एग्जाम्पल चलिए क्वेश्चन कोई पहले करा हुआ ही देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहीं पे आपसे पूछा जाए कि इसका रेडियस ऑफ वायरेशन बताइए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग रेडियस ऑफ वायरेशन हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर आप यहाँ पर रेडियस ऑफ वायरेशन निकालें तो ये क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी आ गया, तो रेडियस ऑफ वायरेशन हो जाएगा कितना, अंडर रूट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी है आपका, लेट इज आई, यहाँ पर मैं निकाल नहीं रहा हूँ, डिवाइडेड बाई टोटल मास। इंपॉर्टेंट जो हम गलती करते हैं वो यही करते हैं, टोटल मास में नीचे क्या आना चाहिए, 4m ना कि m। और जल्दी जल्दी में एग्जाम के अंदर यही गड़बड़ होती है कि हम सिर्फ m से डिवाइड करते हैं और आंसर आ गया, और वो ऑप्शन भी हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें टोटल मास लेना है। टोटल मास कितना होगा, 4m। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ वायरेशन हो जाएगा दैट इज √I/4m। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा रेडियस ऑफ वायरेशन में और कुछ नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की। इसी स्ट्रक्चर की निकालनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, √I बाई टोटल मास दैट इज 4m, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन करिएगा इसको, पिछले वाली वही वाली। नहीं नहीं, मैंने ये बताने के लिए लिया कि रेडियस ऑफ वायरेशन होती क्या है, कि अगर मैं m मास को r/√2 डिस्टेंस पे रख दूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही आ जाएगा, mr²/2 जो डिस्क का था। यानी ये r/√2 क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो सॉरी रेडियस ऑफ वायरेशन है। ये कैसे आएगी, इस फॉर्मूले में आप रखेंगे तो आपको k की वैल्यू r/√2 मिलेगी। ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि रेडियस ऑफ वायरेशन होती क्या है। कर लिया नोट सबने अब? चलिए न्यूमेरिकल कीजिएगा इसके ऊपर। √2 ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। K4 डिस्क कितना हो जाएगा, ठीक। K4 रिंग कितना हो जाएगा, हमारे पास डिस्क के लिए आ गया, रिंग के लिए आ गया, रेशो लेना है। (1/√2) आंसर। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखा करिए, इस तरीके के क्वेश्चन में नॉर्मली हम लोग ये गलती कर देते हैं कि किस किस का रेशो पूछा है। अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग पूछ लेते सर्कुलर रिंग टू डिस्क का रेशो तो वो हो जाता 1:√2। और नॉर्मली ये गलती मैंने देखी है कि अक्सर लोग करते रहते हैं कि रेशो उल्टा निकाल देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ने में ही गलती हुई है, पढ़ लिया सही, सब कुछ कर लिया, बट मार्क करते समय रेशो उल्टा मार्क कर देते हैं। तो रेशो के क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखा कीजिए कि किसका रेशो पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब किसकी, टॉर्क की। चलिए,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने देख लिया, ऑलमोस्ट सारे तरीके के हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे टॉर्क की। चलिए, टॉर्क क्या चीज़ होती है? देखिए, जो इंपॉर्टेंस लॉज ऑफ मोशन के अंदर फोर्स का था ना, रोटेशनल मैकेनिक्स में वही इंपॉर्टेंस हमारे लिए किसका है? टॉर्क का है। फोर्स क्या करता है बेसिकली? आपका फोर्स आपका ट्रांसलेटरी मोशन को प्रोवाइड करता है, जबकि टॉर्क क्या करता है? आपको रोटेटरी मोशन को प्रोवाइड करता है। फोर्स कभी भी रोटेशन नहीं करता, रोटेशन कौन प्रोवाइड करता है? आपका टॉर्क। तो जितना इंपॉर्टेंस लॉज ऑफ मोशन में फोर्स का है, उतना ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है हमारे पास? टॉर्क का है। तो चलिए टॉर्क देखते हैं क्या होता है, देखिएगा। बना ली हमने कोई भी एक बॉडी रैंडम शेप की। ये आपका कोई भी पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। इस पॉइंट पी पे हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई किया, ये मैंने एक फोर्स लगा दिया पॉइंट पी पे। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना लाइन पूरी की पूरी, ये होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इस पॉइंट सी से इस पॉइंट पी को जोड़ देते हैं, ये हमें मिल गया आर वेक्टर, ये है हमारे पास एफ वेक्टर। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं इस तरीके से फोर्स लगा दूं किसी भी बॉडी पे, तो ये फोर्स क्या कोशिश करेगा? इसको घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बॉडी सी पे क्या है? फिक्स है। आप इसको सी लिख सकते हैं, चाहो तो एच भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो ये पॉइंट जो है ये कैसा है? आपका फिक्स है, एक्सेस आपका फिक्स है। तो इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी क्या होगी? घूमने की टेंडेंसी रखेगी। घूमने की टेंडेंसी क्यों रखेगी? बिकॉज ऑफ टॉर्क। तो अगर अब टॉर्क देखें क्या हुआ यहाँ पे, तो टॉर्क आपके पास हो गया कितना? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ क्रॉस प्रोडक्ट को, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन आर एंड एफ, दिस इज एंगल थीटा। तो हमारे पास टॉ इक्वल टू कितना आ गया? आर एफ साइन थीटा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, आर साइन थीटा इंटू एफ। और ये आर साइन थीटा और कुछ नहीं है, ये है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू लाइन ऑफ एक्शन। ये आर साइन थीटा क्या है? बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी टू लाइन ऑफ एक्शन। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं हर जगह पे, बहुत ही रेयर केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं वेक्टर फॉर्मेट का। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा डायग्राम में? कुछ नहीं करना है, सिंपली एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। किसके ऊपर? सी से लाइन ऑफ एक्शन पे। ये हमारा हो गया आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, तो आप बता सकते हो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? इसका बहुत सिंपल तरीका है। टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे देख सकते हैं? आप सिंपली ये देखो कि ये बॉडी इस टॉर्क की वजह से किधर की तरफ घूमने की टेंडेंसी रखती है। इस पॉइंट को फिक्स कर दिया आपने, ये पॉइंट कैसा है? आपका फिक्स है। इसके अबाउट बॉडी यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी ऐसे घूमने की टेंडेंसी रखेगी। भाई इस पॉइंट के अबाउट कैसे घूम पाएगी? ऐसे ही घूम पाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यानी कि जो टॉर्क लग रहा है ये किस डायरेक्शन में है? आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भाई तभी तो बॉडी क्लॉकवाइज में घूमी। तो यानी कि ये जो टॉर्क है ये किस डायरेक्शन में आ गया? आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इनवर्ड। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ गया आपका? अंदर की तरफ, मतलब किधर? माइनस के कैप। तो टॉर्क का डायरेक्शन हम लोग कैसे देख सकते हैं? सिंपली ये चेक कर सकते हैं कि बॉडी को जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, और ऐसे हम निकाल सकते हैं टॉर्क का डायरेक्शन। दूसरा तरीका क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे भी तो निकाल ही सकते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आर वेक्टर इधर है, यही आर वेक्टर का डायरेक्शन। फोर्स किधर है? यह है आपका फोर्स का डायरेक्शन। आर क्रॉस एफ, अगर आर से एफ की तरफ मैं रोटेट करूं राइट हैंड को, आर से एफ की तरफ अगर मैं रोटेट करता हूं राइट हैंड को, किधर मेरा थंब दिखा रहा है? यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन किधर हो गया? नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
कर लिया नोट यहाँ तक? अब एक बात याद करिए कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर आपने क्या पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है लॉज ऑफ मोशन का, जिसको हम लोग हर जगह पे यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे रोटेशन के लिए वही फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो देखो क्या हो जाएगा। मैं रोटेशन के लिए फॉर्मूले को कन्वर्ट करता हूँ, फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, मास की जगह पे आई, क्योंकि वहां पे जो काम मास करता है यहां पे वो काम कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए की जगह पे, और अगर कहीं पर भी आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पता करना है सो वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना होगा। सबसे पहले टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, और यहां से हमें मिल जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं टॉर्क के ऊपर ही। तो यहां पे हमें क्या करना है, टॉर्क बताना है किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। अगर आप एक चीज देखो, फोर्स कैसा दिया है 3J, यानी ऑलरेडी आपको वेक्टर फॉर्म में फोर्स दे रखा है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी कैसा दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में ही दे रखा है। तो यहां पे आपको क्या करनी पड़ेगी, टॉर्क की वेक्टर फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी। तो टॉ वेक्टर जो आ जाएगा दैट इज आर वेक्टर 3K कैप क्रॉस एफ वेक्टर, नाउ K क्रॉस J। तो हमारे पास आ गई वैल्यू 9। ये कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, क्या गड़बड़ है भाई, ऑप्शन शायद गलत है, आई थिंक कहीं पे कुछ गलती होगी। तो 9 माइनस आई कैप, ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया। कोई चीज़ 2 होगी, शायद मैंने 3 लिख दी होगी। सो 3 इंटू 3 9 माइनस आई कैप, ये हमारे पास क्या आ गई, टॉर्क की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम लोग इजीली फाइंड आउट करते हैं टॉर्क बाय यूजिंग द वेक्टर नोटिफिकेशन, क्योंकि फोर्स और आर दोनों हमें कैसे दिए हैं, वेक्टर के फॉर्म में ही दिए हुए हैं इसलिए। नेक्स्ट देखिएगा इसी के ऊपर। यहां पर हमने थोड़ा सा चेंज किया है, फाइंड आउट करिए। फोर्स तो हमने वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन पोजीशन आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं दी है। तो यहां पे आपको पोजीशन कैसे निकालनी होगी, वेक्टर फॉर्म में पहले खुद से निकालनी होगी, तब आप यूज करेंगे आर क्रॉस एफ। निकालिएगा। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए आर वेक्टर हो जाएगा किसके इक्वल, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। R2 वेक्टर क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पर आपने फोर्स अप्लाई किया है। किस पॉइंट पे अप्लाई किया है फोर्स, तो इसका लिख दीजिए पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप माइनस R1 वेक्टर कितना लिखेंगे, 2i कैप माइनस 2
जे कैप माइनस 2 के कैप। नाउ ये हमारे पास कितना आ गया, 2i माइनस 2i 0 प्लस 2j माइनस, यही होगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर। अब आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है, कर लीजिए। आई थिंक क्रॉस प्रोडक्ट तो आप कर ही लेंगे, बस इतना ही हमें करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही थी कि फोर्स अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है तो आपको पोजीशन भी वेक्टर फॉर्म में निकालनी पड़ी। तो याद रखिएगा कि जब भी वेक्टर फॉर्म की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो इसी तरीके के क्वेश्चन में होगी जहाँ पर फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, पोजीशन आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो वहाँ पर हम लोग इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी से आपको पता चल जाएगी टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, जैसा भी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। वो कर लिया नोट आपने यहां तक? चलिए इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। तो बहुत छोटी सी चीज़ है इक्विलिब्रियम, आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ रखा है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या होता है वहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो वहाँ पे जो नेट फोर्स होता है वो एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग चेंज करते हैं, वो देखिए क्या होगा, एफ नेट ये तो 0 होना ही चाहिए। ये कंडीशन किसकी है, ट्रांसलेटरी ये कंडीशन है हमारी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की, राइट। रोटेटरी इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होगी, टाउ नेट अबाउट any point in the universe। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए क्या था आपका, एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू 0, और रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, टॉ नेट मस्ट बी इक्वल टू 0 अबाउट एनी पॉइंट इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में आप कोई भी पॉइंट चूज करिए, टॉ नेट क्या होना चाहिए, उसके अबाउट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम रोटेटरी इक्विलिब्रियम चेक करते हैं तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम के समय हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अपर कैलकुलेशन, ताकि कैलकुलेशन हमारी कम से कम रहे, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अबाउट पूरे यूनिवर्स में नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप जो चाहो वो पॉइंट चूज कर सकते हो। तो आप लोग ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारी क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। यही कंडीशन है हमारी इक्विलिब्रियम की। नेट फोर्स इक्वल टू 0 इज फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और नेट टॉर्क इक्वल टू 0 इज फॉर रोटेटरी इक्विलिब्रियम। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं इसके ऊपर। चलिए देखिएगा इसके ऊपर क्वेश्चन। देखिए कैसे इसको करेंगे। अब यहां पर आपको एक बात दे रखी है, क्या, ये जो पूरी की पूरी रॉड है ये बैलेंस है एक वेज के ऊपर। वेज मतलब इस तरीके की शेप जैसे बना दी, इसके ऊपर ये क्या है, बैलेंस है। अगर आपने एक मास यहाँ पे रख दिया, दूसरा मास यहाँ पे रख दिया, तो ये रॉड क्या कर सकती है, ऐसे रोटेट कर सकती है ऊपर नीचे, है ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बॉडी जो है वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब कि ये रोटेट ना करे, ऐसी की ऐसी रहे। तो ऐसा करने के लिए क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होना चाहिए, 0। अब देखिए ये 2 kg वाली जो बॉडी है ये इसको किधर घुमा सकती है, रॉड को ऐसे ही घुमा सकती है। ये वाला जो मास स्मॉल m है ये रॉड को किधर घुमा सकता है, ऐसे नीचे की तरफ। तो यानी कि एक बॉडी आपका
एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रही है, दूसरी बॉडी आपका क्लॉकवाइज टॉर्क दे रही है। अगर दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएं तो ये रॉड क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस हो जाएगी, या फिर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं यहाँ पे टॉर्क लिखता हूँ, देखो पहले ये वाला टॉर्क लिखता हूँ इसका 2G। अगर 2 kg का मास है तो फोर्स कितना हो गया 2G। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, पुट इट 20। आपकी मर्जी है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहां पे लिख सकते हैं, तो सिंपली यहां से आपके पास कितना आ गया, G कैंसिल आउट, 10⁻⁻² भी कैंसिल आउट, 40 इक्वल टू हाउ मच, तो यहां से हमारे पास m की वैल्यू आ गई कितनी, 1/3 kg। यानी अगर m की वैल्यू 1/3 kg है तो ये रॉड कैसी रहेगी आपकी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन ये जो नॉर्मल है ये तो यहीं से पास हो रहा है ना, तो अगर आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो, जीरो। तो आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर, इसीलिए हमने उसके अबाउट सॉल्व भी नहीं किया। मैंने बताया ना, पॉइंट आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जिससे कैलकुलेशन मिनिमम रहे। अगर आप कोई और पॉइंट चूज करते तो फिर ये n की वैल्यू आपको तंग करती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है देखिएगा, पॉइंट अबाउट विच नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। यानी एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या रहे आपका, जीरो रहे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहां पर एक चीज आती है कि क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास सेम है, तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम कहे जा सकते हैं कब, जब ग्रेविटी आपकी कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। अगर मान लीजिए कोई 10-20 किलोमीटर लंबा स्ट्रक्चर है ऊंचाई में, तो आप जानते हैं जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेविटी आपकी चेंज होती रहेगी, राइट। अगर ग्रेविटी चेंज हो रही है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के बीच में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जहां पर हम लोग नेट वेट को एज्यूम मान सकें, या फिर जिसके अबाउट नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या हो जाए आपका, जीरो हो जाए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास डिफर होते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द चेंज इन ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए बस पहला डेफिनेशन याद रखना, नेट ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो एंड देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई आपने लॉज ऑफ मोशन के अंदर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कहीं भी अलग अलग कंसिडर नहीं किया था, एक ही जगह पे कंसिडर किया था, राइट। ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे थे, बहुत छोटे थे। हम लोग बात करते थे छोटे स्ट्रक्चर की, रॉड है, वेज है, हम कोई ऐसे 10-20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर लंबे स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे होते थे। तो इसीलिए वहाँ पर हर जगह पर हमने सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसा लिया था, सेम ही लिया था। और ऑलमोस्ट हर ही जगह पर हम लोग सेम ही लेते हैं क्योंकि हम लोग छोटे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। और अगर डिफरेंस भी होता है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में, तो वो बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, आप उसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। बट ये आप नहीं बोल सकते कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर आपका टोटल मास हम लोग कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर हम लोग टोटल वेट कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि इसके ऊपर जो मैंने शुरू में बताया था आपको इक्वेशन, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे मैं बताता हूं, चलिए देखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है 2 kg मीटर स्क्वायर, रोटेट कर रहा है किस रेट से, 60 आरपीएम से, यानी 60 रोटेशन पर मिनट से। तो ओमेगा कितना हो गया, नहीं ये 60 नहीं है, 60 रोटेशन पर मिनट है, तो ओमेगा होगा 2πn। 2πn की वैल्यू कितनी होगी, 60 रोटेशन पर मिनट, यानी ओमेगा हो गया
2 पाई रेडियन पर सेकेंड में। अब आप निकालेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। फाइनली ओमेगा कितना हो जाना चाहिए, 0। ओमेगा नॉट 2 पाई प्लस एल्फा टी कितना दिया है आपको इन सेकेंड, यानी एल्फा हो गया आपके पास कितना, -2 पाई बाई 60। क्या आपसे अल्फा पूछा है? नहीं, हमने क्या पूछ रखा है आपसे, टॉर्क। टॉर्क कितना हो जाएगा, आई अल्फा। आई आपको दिया है, अल्फा आपने कैलकुलेट कर लिया, टॉर्क निकाल लीजिए। बताइए। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी या फिर रोटेशन पर सेकेंड। तो कितने रोटेशन दिए हैं, 60 पर मिनट दिए हैं, तो डिवाइड बाई, ठीक है। तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस सिर्फ आपको ये बता रहा है कि भाई जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अपोजिट है ओमेगा के। भाई सिंपल सी बात है, आपको रोकना है किसी चीज़ को तो रोकोगे कैसे, जब अल्फा ओमेगा के अपोजिट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनस का साइन आपका आ गया, ठीक है। मिनट्स में कर सकते हो, बट आप आंसर चेक करो ना, आंसर सारे न्यूटन मीटर में है, तो इसका मतलब आपको एसआई में कन्वर्ट करके करना होगा। बाकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप एसआई में कन्वर्ट करके करिए, वरना लास्ट में गड़बड़ हो सकती है। या फिर एक बार ऑप्शंस चेक कर लीजिए, ऑप्शन अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको यही पता चल जाएगी कि मिनट में हम नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं। आपको दिया क्या है हमने यहाँ पे, थीटा दिया है। क्या पूछा जा रहा है, टॉर्क बिकम्स 0। देखिए टॉ इक्वल टू कितना हो जाए, 0, यानी आई अल्फा कितना हो जाए, आई तो कभी 0 हो नहीं सकता, ठीक है। अल्फा क्या हो जाए, तो टॉर्क कब 0 होगा, जिस मोमेंट पे अल्फा 0 हो जाएगा। तो थीटा दे रखा है, थीटा से अल्फा कैसे निकालेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये हो गया 8t स्क्वायर 12t, सॉरी, अल्फा कितना हो जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करिए। यानी टॉर्क कब 0 होगा आपका, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे। कर लिया नोट सबने, कर लीजिए आराम से। डन एवरीवन। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, बस कीजिएगा। देखिए क्या पता करना है इस क्वेश्चन में आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड पता करना है। अब फिर से वही बात है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टॉर्क एंड देन वी नीड टू कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया, जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करेंगे वैसे ही क्या होने लगेगा, ये स्ट्रिंग, ये जो रोड है इस तरफ घूमने लगेगी। जैसे स्ट्रिंग को कट किया, कौन टॉर्क लगा रहा है यहाँ पे, ये आपका हिंज है पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट कौन टॉर्क लगाएगा, ग्रेविटी। कहां लगेगी, सेंटर पे। कहां लगेगी ग्रेविटी, सेंटर पे। चलिए निकालते हैं, टॉर्क अबाउट हिंज, टॉ एच मतलब क्या हुआ, टॉर्क अबाउट हिंज, दैट इज इक्वल टू आई एच इंटू एल्फा। बताएंगे टॉर्क हिंज के अबाउट कितना होगा, फोर्स कितना है, एम जी,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, L/2. सो वी कैन राइट हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको किस पॉइंट के अबाउट लेना होगा, हिंज के अबाउट. हिंज के अबाउट कितना हो जाएगा, ml² 3. सेंटर के अबाउट कितना होता है, ml²/12. हिंज के अबाउट यानी कॉर्नर के अबाउट कितना हो जाएगा, ml²/3. अब कैसे अगर आप पूछो तो मैं बता देता हूं. देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे. ICM प्लस MD². ICM हो गया, D हो गया कितना, ये सॉल्व करिएगा. यानी कॉर्नर के अबाउट कितना होगा, ml²/3 इंटू एल्फा. एल्फा कितना हो गया, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास कितना हो गया, 3g/12. बस यही आज का लास्ट क्वेश्चन था. इसमें किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए. थैंक यू. कोई भी चीज़ किसी को पूछनी है तो बाहर मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है.